नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो इस समय पूरी दुनिया को जिसने झकझोर रखा है। वो है जो इस समय ट्रेड वॉर एक तरीके से छिड़ी हुई है अलग अलग कंट्रीज के बीच में। जहां पे कनाडा ने कुछ टैरिफ्स लगाए यूएस के ऊपर, यूएस ने कुछ टैरिफ्स लगाए कनाडा के ऊपर, और यूरोपियन यूनियन में भी कई इस तरीके की बातें चल रही हैं। नाटो देशों के बीच में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाइना और यूएस के बीच में। और ये प्रॉब्लम इंडिया और यूएस की तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें एक चैप्टर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इस तरीके का है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा हुई है, उस यात्रा के समय पे कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर एक तरीके से भारत सरकार ने चुप्पी बना रखी है। जिसमें से कुछ मुद्दे इस तरीके के हैं, जैसे यूएस एड एक मुद्दा था, जो यूएस एड का एक मुद्दा था। जहां पर पहले इनिशियली जो है तो यूएस एड का एक आरोप लगाया था विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 2012-13 से जो है तो अमेरिका यूएस एड के मदद से भारतीय इलेक्शंस में इंटरफेयर करता है। लेकिन उसके बाद एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी कि जो $21 मिलियन की बात हो रही है जो यूएस ने की है, वो बांग्लादेश की तरफ गया है। लेकिन बाद में इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिपीट किया कि वो जो है तो इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया था, और इस वजह से ये मुद्दा बढ़ता ही चला गया। और ये आज तक, और पहले तो अमित मालविया और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल, अजय समर्थित हैंडल्स में कांग्रेस को और यूपीए गवर्नमेंट को टारगेट करने का प्रयास किया। लेकिन बाद में कई सारे ऐसे मुद्दे आए जहां पर बातें आई, जहां पर पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और एस जयशंकर, इन सब के कई सारे ट्वीट और कई सारे एसोसिएशन जो है तो जोड़े गए यूएस एड के द्वारा। तब से ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दिया और इसके बारे में अब कोई भी बात नहीं कर रहा है। इसके बाद बात आती है ट्रेड वॉर्स के बारे में, जहां पर भारत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में 110% के आसपास का टैरिफ लगाता है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है। वहीं पर इसकी उम्मीद की जताई जा रही है कि ये 15% तक किया जा सकता है। ये 15% तक किए जाने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसको हो सकता है? जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज हैं, जो जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है, उन कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जैसे कि टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, इस और बाकी कई सारी स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो छोटी कंपनीज के बारे में भी बात की जा सकती है। लेकिन अगर ये इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई जाती हैं तो कई सारी कंपनीज है, जैसे बीवाईडी, टेस्ला, इस तरीके की बड़ी कंपनीज इंडियन मार्केट में आएंगी। और वो क्या, हमारे जो होम ग्रोन मार्केट कंपनीज हैं, जो महिंद्रा और टाटा जैसी, क्या इन कंपनीज को उस तरीके से टक्कर दे पाएंगी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे? ऑल्दो हमारी ये कंपनीज भी बहुत अच्छी गाड़ियां बना रही हैं, पर एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला को काफी प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप जानते हैं कि टेस्ला और स्टारलिंक दो कंपनीज हैं जो कि काफी दिनों से भारतीय मार्केट में घुसने का प्रयास कर रही हैं। टेस्ला और स्टारलिंक ऐसे जो कंपनीज हैं, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और इसका मेन बिजनेस जो है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने से ज्यादा इसका मेन काम है डेटा कलेक्शन का। इसका सबसे बड़ा इसका जो बिजनेस है वो डेटा कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ कार बनाना एक काम नहीं है, डेटा कलेक्शन भी ये बहुत तेजी से करते हैं। और ये काफी बड़ा डेटाबेस इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ट्रैकिंग के थ्रू इनके पास जाता है। स्टारलिंक जो है, वहीं पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो मोबाइल कनेक्टिविटी आजकल टावर से आती है, वैसे सैटेलाइट से जो है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक नेटवर्क की तरह कहा जा रहा है। स्टारलिंक की बात की जाए तो हमारे जो इंडिया में इस समय जो मोबाइल इंटरनेट के टैरिफ हैं, ये लगभग उससे 10 से 12 गुना ज्यादा महंगा है। वहां पर अगर बात की जाए तो अभी स्टारलिंक का एक एसोसिएशन सुनने में आया है जो भारतीय एयरटेल की तरफ के साथ शायद हो चुका है। इसकी अभी पूरी तरीके से भारतीय एयरटेल की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन एक खबर जो हमने देखी
वो भारतीय एयरटेल की तरफ से दिखाई दे रही है कि जहां पर मार्च 11 को रूटर्स ने ये कहा है कि एलन मस्क स्टारलिंक हैज साइंड अ डील विद इंडियाज नंबर 2 टेलीकॉम कंपनी एयरटेल टू ब्रिंग स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज टू the world's most populous country, intensifying the rivalry with fellow billionaire Mukesh Ambani's telecom firm Reliance Jio. तो बेसिकली एक रूटर्स ने ये बात कही है कि भारतीय एयरटेल और स्टारलिंक के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट हो चुका है इस बारे में। अब ये सारी कंपनीज आने से क्या फायदा होगा? अब बात ऐसी है कि जो जो टैरिफ वॉर अचानक से छिड़ी हुई है, इसका बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और एलन मस्क बहुत सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया में एक मार्केट सेटअप किया जा सके। और पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात से मना कर दिया था कि एलन मस्क चाहते थे कि बनी बनाई गाड़ियां जो हैं यूएस या कहीं भी जहां भी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां से इंडिया में इंपोर्ट हो जाए। और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो 3 साल के तक आप किसी के साथ में एक अनुबंध कर सकते हैं और आपको इंडिया में जब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश कर सकते हैं, कर पाते हैं, तभी आपको किसी भी तरीके की सब्सिडी मिलती है और वो इंपोर्ट ड्यूटी से आपको जो है तो रियायत मिल सकती है और ये माना जाएगा कि वो इंडिया में ही गाड़ियां बन रही हैं, इसलिए उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी नहीं। तो ये सारी बातों के चक्कर में टेस्ला अभी तक इंडिया में आई नहीं और आप देख रहे हैं महिंद्रा ने और टाटा ने कई सारी गाड़ियां जो है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाले हैं और वो काफी अच्छा इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रही हैं धीरे धीरे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है कि क्या होगा टेस्ला और स्टारलिंक के इंडिया में आने का इम्पैक्ट। टेस्ला और स्टारलिंक एक जो कंपनीज कही जाती हैं वो, और अगर एलन मस्क की बात की जाए, एलन मस्क का बहुत बड़ा रोल था इस बार यूएस के इलेक्शंस के टाइम पे, जहां पर ओपनली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। उसके बाद उनके कई सारे ऐसे एक्शंस भी रहे हैं और जिसके बाद कहा जा सकता है कि उनका काफी दखल है यूएस गवर्नमेंट में। इस समय पे हर जगह पे वो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक साथ इंटरव्यूज देते हुए दिखाई दिए। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिस तरीके से एक तरीके से एक पूरा बिजनेस हाउस जिस तरीके से यूएस गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होकर के चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। और एक तरीके से जाने या अनजाने अमेरिकन गवर्नमेंट जो है तो टेस्ला या फिर एलन मस्क की कंपनीज टेस्ला एंड स्टारलिंक दोनों को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने इंडस्ट्रीज सेटअप अप करने के लिए काफी मदद कर रही है यूएस गवर्नमेंट एलन मस्क को। तो एलन मस्क को क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत बैकिंग है, तो क्या इंडिया यहाँ पे एक टफ स्टैंड लेकर के अपनी होम ग्रोन कंपनीज को इम्पैक्ट ना किए हुए कुछ ऐसे एग्रीमेंट बना सकते हैं जिससे कि एक विन विन सिचुएशन हो सके इंडिया और यूएस के लिए? ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबल लेवल पे कि जिस तरीके के ट्रेड वॉर्स छिड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज के बारे में। टेस्ला अगर इंडिया में आती है तो इंपोर्ट ड्यूटी के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी के रिडक्शन ऑफ ईवीज की बात हो रही है, जहां पर अभी इंपोर्ट ड्यूटीज जो ईवी पे हैं, ईवी प्राइस्ड अबव $35,000 के ऊपर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उन पे लगभग 110% का की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और उसे उम्मीद कर रहे हैं कि 15% तक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है जो कंसेशन जो है वो अप्लाई होता है, कंपनी जो कमिट करती हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में विद इन 3 इयर्स, वो विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $500 मिलियन इन इंडिया, कम से कम $500 मिलियन का इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट का वो कमिट करती हैं तो कंसेशन जो है तो मिल सकता है तब जब वो 3 साल के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की गारंटी दें। इसके बाद एक और बहुत बड़ा कंसर्न है कि चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आप जानते हैं कि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। बैटरी सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो टेस्ला के कई सारे पार्ट जो है तो चाइना से आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके बाद एक बड़ा कंसर्न जो इंडिया के लिए, जैसा टाटा, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, बजाज इलेक्ट्रिक, इस तरीके की कई सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काम कर रही हैं। इन कंपनीज पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इनके शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। और अगर टेस्ला डायरेक्टली यूएस से या जहां भी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां से इंपोर्ट की जाती है, तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो पुट है वो ऑलरेडी 13 to 14% के आसपास जीडीपी का झूल रहा है
वो और कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस इनिशिएटिव की वजह से। ऑलरेडी ये 17% पे था 2014 में, और ये जा चुका है 13-14% के आसपास। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से लोकल ईवी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट हो सकता है, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे भी इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अब यही बात की जाए तो स्टारलिंक की, तो अब रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। स्टारलिंक जो है ना, उसने प्री बुकिंग सर्विस, स्टारलिंक स्टार्टेड टू प्री बुक। रेगुलेटरी और लाइसेंस की बात की जाए तो स्टारलिंक ने 2021 में विदाउट गवर्नमेंट लाइसेंस कुछ प्री बुकिंग टाइप की सर्विसेज चालू कर दी थी, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिया था और वार्निंग दी थी कि हम आपको परमानेंटली बैन कर देंगे। अब इसके बाद स्टारलिंक जो है तो कोशिश ने एयरटेल के साथ, जैसा कि हमने देखा कि एयरटेल के साथ उसका कोई एक अनुबंध हो चुका है। अब वो किस तरीके का अनुबंध है इसके बारे में बात करना, किस तरीके का एग्रीमेंट है, किस तरीके की उनकी पार्टनरशिप है, ये देखने वाली बात होगी। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि स्टारलिंक जो है वो इंडिया के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बाईपास कर जाएगा। अभी इंडिया का जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेनली जो है तो टावर बेस्ड है, ठीक है, और ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क से काफी अलग है। तो मेकिंग इट डिफिकल्ट, जो कि डेटा फ्लो जो होगा वो सैटेलाइट के थ्रू होने लगेगा, और जब डेटा फ्लो सैटेलाइट के थ्रू होने लगेगा तो इस डेटा फ्लो को कंट्रोल कर पाना हमारे गवर्नमेंट लॉस की वजह के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन ऑपरेटर तो यूएस में बैठा हुआ है स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और पोटेंशियल मिसयूज का भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, कि सारे डेटा के लिए जो है तो उनको वापस से स्टारलिंक या फिर एलन मस्क के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनकी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होगा अगर किसी भी तरीके का क्राइम होता है। तो ये सारे रिस्क है जो कि सिक्योरिटी रिस्क और सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के साथ आते हैं। अगर वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इंडियन और इंडिया ओनली को सर्व नहीं करता है, वो यूएस से ऑपरेट होता है, तो उस केस में ये सारी चीजें जो है तो रिस्क में आएंगी। अब इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है वो 7.5% के आसपास है। लेकिन न्यू सर्टिफिकेशन नॉर्म्स विल अप्लाई फ्रॉम अगस्त 2025 से नए सर्टिफिकेशन नॉर्म्स लग जाएंगे। अब इसके बाद बात ऐसी भी है, दिस इंश्योर्स ऑल गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैटेलाइट डिवाइसेस कैन बी इंपोर्टेड टू यूज्ड इन इंडिया। अब जैसे कि या तो अगर एक और ऑप्शन जो समझ में आता है इससे, कि या तो एक इंडिया के लिए एक सैटेलाइट बनाया जाए जिसके थ्रू इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो इससे थ्रू अगर काम करता है, तो वो एक चीज, एक सॉल्यूशन हो सकता है। एक चीज जो है स्पेस एक्स प्रोग्राम भी जो है ना स्टारलिंक का है, और जो कि कई सारे सैटेलाइट, रॉकेट और सुपर इस तरीके की चीजों के लिए काम करता है। और वहीं अगर नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात की जाए, ये सारे जो है तो काफी चैलेंजेस है जो हमने आपको बताए। इसके बाद एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि ये ट्रेड वॉर की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर जो है तो हमारी इकोनॉमी में पड़ने वाला है। शेयर मार्केट जो इस समय पे है वो भी इस तरीके के ही हमें संदेश दे रहा है कि ये आगे जाकर के बहुत बड़ा इशू होने वाला है। तो हमारे हिसाब से गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्टारलिंक और टेस्ला को इंडिया में आने से रोकना चाहती है तो रोक सकती है, नहीं रोकना चाहती है तो कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए जाएं जिससे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले हमारे इंडियन कंपनीज को। और दूसरा, कि एक तरीके से मोनोपोली सेटअप करने का मौका ना मिले एलन मस्क को इंडिया में। जैसा कि कई सारी कंट्रीज में यूएस बेस्ड कंपनीज ने अपनी मोनोपोली सेटअप कर ली है, और अब उनका खुद की मैन्युफैक्चरिंग काफी कम है। ज्यादातर उनकी डिपेंडेंसी इंपोर्टेड व्हीकल्स, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज पे ही उनकी ज्यादा डिपेंडेंसी है। इस तरीके की डिपेंडेंसी हमारे यहाँ पे ना हो, इसको मेक श्योर करना इंडियन गवर्नमेंट का काम है। दूसरा, इस बात को भी मेक श्योर करना है कि जो डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजें हैं स्टारलिंक के आने की वजह से, उस केस में क्या हमें स्टारलिंक का कोई ऑफिस या हमारा डेडिकेटेड सैटेलाइट, इस तरीके का कोई सिस्टम बनाया जा सकता है जिसपे ये इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री जिस तरीके से टावर बेस्ड सिस्टम में काम करती है या ट्रेडिशनल डेटा ब्रॉडबैंड सिस्टम में काम करते हैं, उसी तरीके से अगर एक डेडिकेटेड सैटेलाइट होता है जो सिर्फ इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को डील करता है, उस केस में क्या ये अलग तरीके से काम कर सकता है, इस चीज को देखना पड़ेगा। अभी
हम क्या उस तरीके से रेडी हैं पता नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसमें कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, कोई स्टैंड नहीं लिया है। डेफिनेटली हमारे जो गवर्नमेंट है के ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया के हितों के बारे में सोच रहे होंगे और इस पे जल्द ही हमें फैसला मिल सकता है। तो ये थी आज की खबर टेस्ला और स्टारलिंक से जुड़ी हुई और जो ट्रेड वॉर्स चल रही है उससे जुड़ी हुई। आगे इससे जुड़ी हुई बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सटीक नेटवर्क। धन्यवाद।